नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पीड मेकर मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम सीजीएल 2019 के प्री में आए हुए सवालों को डिस्कस करेंगे, जो कि 4 जून 2020 को हुआ था। उसके कुछ चुनिंदा सवाल देखेंगे और उससे देखेंगे कैसे शॉर्ट तरीके से हम बना सकते थे। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये सवाल क्या है कि किसी त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। वह AB, BC और AC भुजाओं को क्रमशः RP और Q बिंदुओं पर स्पर्श करता है। यदि AQ बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और BR बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या है। यानी कि एक त्रिभुज ABC दिया गया है, A, B और C, और इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और ये AB, BC और AC बिंदुओं भुजा पे RP और Q पे स्पर्श करता है। RP और Q पे स्पर्श करता है। और फिर AQ 4.5 दिया और PC 5.5 और BR 6 सेंटीमीटर दिया है। अब हमसे इस त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। तो त्रिभुज का परिमाप हम जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है। तो तीनों भुजाओं का योग हमें जानने के लिए ये AB चाहिए, BC चाहिए और AC चाहिए। फिर एक और हम जानते हैं कि अगर वृत्त में किसी एक बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। यानी कि अगर ये O बिंदु है, O से अगर एक OA और OB खींचा जाए स्पर्श रेखा, तो OA और OB आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ देखें A बिंदु से AR और AQ 2 स्पर्श रेखा है, तो यानी AQ और AR आपस में बराबर होंगे। यानी ये भी 4.5 सेंटीमीटर, उसी तरीके से यहाँ ये भी 6 सेंटीमीटर, उसी तरीके से यहाँ ये भी 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें AB, BC और AC का लेंथ आ गया, तो हम इसे ऐड करके और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो ये 12 और 11 23, 23 और 9 32, जो कि 32 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA को जोड़ने से, और ऑप्शन नंबर C मेरा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042 हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, यानी कंपाउंडेड ईयरली। तो राशि क्या है। यानी मान लेते हैं कि कोई राशि यहाँ पे P रहा होगा। अब बोला है कि ये 3 वर्ष में 3 ईयर्स में कितना हो जा रहा, 80 28, 3 साल में ये हो जा रहा। फिर 6 वर्ष में, यानी फिर अगले 3 वर्ष में, अगले 3 ईयर्स में ये कितना 12,042 यहाँ पे हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि ये प्रिंसिपल कितना था। तो अगर ये 3 साल में इतना बढ़ा, फिर 3 साल में इतना हुआ, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितना बढ़ गया, 3/2 हुआ। ये 8,028 का 3/2 गुना यहाँ पे 12,042 है। यानी कि यहाँ से भी प्रिंसिपल का भी 3/2 गुना होकर के ही यहाँ आया होगा ना, क्योंकि यहाँ भी 3 साल और यहाँ भी 3 साल। तो यहाँ प्रिंसिपल का अगर हम 3/2 करें तो हमें 80 28 आना चाहिए। तो अगर हम प्रिंसिपल यहाँ से निकालें तो 3 से इसे काटते हैं, 2 3 6 और यहाँ पे 2 3 छक 18, 3 7 21 और 3 छक 18, और उसके बाद में तो यहाँ पे आ गया 2676 और ये 2 वहाँ गुना होगा। तो यहाँ पे फिर अगर हम यूनिट डिजिट अगर देखते हैं तो 6 दूना 12, यहाँ पे लास्ट में 2 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही में दिख रहा है, जो कि कितना है 5352 मेरा आंसर होगा। यहाँ भी पूरा गुना करने की जरूरत नहीं थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ट्रिगो से 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सवाल दिया है 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का
मान हमसे पूछ रहा है। इसे भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो सिंपल कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करके देखते हैं और ऑप्शन को मैच करा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थीटा बराबर सिंपल सा tan और cot के मामले में 45 डिग्री पुट करना ही अच्छा होता है। तो अगर हम 45 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 2 + 1 अपॉन √2 इंटू √2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 आ गया इसका। तो यानी ऑप्शन में भी हम अगर 45 डिग्री रखें तो 2 आना चाहिए। ए और डी एक एक हुआ, ये कैंसिल। और बी नंबर में cos थीटा और sin थीटा वो तो 1/2 होगा। बचा सी, सिर्फ सी ही ऑप्शन मेरा 2 देगा, इसीलिए मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। ये तो हुआ वैल्यू पुटिंग मेथड से। लेकिन अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से करें तो वैसे भी आसानी से बनाया जा सकता है। उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर अगर लिखें या फिर sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर हम sec स्क्वायर थीटा बराबर लिखे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, और उसी तरीके से ये कोसेक, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिखे तो 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये तो हमें ये हुआ फॉर्मूला। अब इसी को इसमें अरेंजमेंट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस इस दो में से एक यहाँ लिखें, फिर एक यहाँ 1 + cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया अपॉन sec थीटा इंटू cosec थीटा। और फिर हम इसको sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब हम इसे लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। और उसके बाद में ये ऊपर जाएगा तो sec थीटा इंटू cosec थीटा। अब हम इसको फिर लिख सकते हैं इस sin स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। सॉरी कहीं गलत हो गया क्या, तो पॉज करना। ठीक, यहाँ पे ये sec थीटा इंटू cosec थीटा, यहाँ पे होगा 1 अपॉन sec थीटा इंटू cosec थीटा, और फिर ये ऊपर sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा इंटू cosec थीटा। एक sec थीटा इंटू cosec थीटा से ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास sec थीटा इंटू cosec थीटा, जो कि मेरा आंसर ये हो गया। ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। त्रिभुज ABC में AB और AC भुजाओं पर क्रमशः F और E बिंदु इस प्रकार है कि FE समानांतर है BC तथा FE त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। यदि AD लंब है BC पर और AD बिंदु G पर FE को काटती है तो GD और AG का रेशियो हमसे पूछा है। यानी कि सवाल क्या बोला कि एक त्रिभुज ABC है, ABC, इसमें AB और AC भुजाओं पे F और E, यहाँ पे F और यहाँ पे E बिंदु इस प्रकार है कि EF समानांतर है BC के, और फिर
AD यहाँ पे दिया है, ये AD लंब है BC के, AD G पर EF को काटता है और यहाँ पे ये G काटता है। और फिर बोला कि AD जो है ठीक G पे काटता है और FE त्रिभुज को, ये FE जो है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करता है। यानी अगर त्रिभुज AFE का अगर हम क्षेत्रफल 1 माने तो इस चतुर्भुज BCEF का भी क्षेत्रफल पूरा 1 होगा, ये सवाल में बोला गया है। और फिर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे ही किसी त्रिभुज में एक समानांतर रेखा खींची जाती है तो ये छोटे वाले त्रिभुज अगर ABC और DE है तो छोटे वाले त्रिभुज ABC समानांतर हो जाती है त्रिभुज ADE के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये AFE और त्रिभुज ABC समानांतर हो जाएंगे, यानी सिमिलर हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, सिमिलर। और सिमिलर हो जाने से यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी सिमिलर ट्रायंगल में, किसी भी समरूप त्रिभुज में अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहे तो किसी एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड के या फिर उसके अल्टीट्यूड के स्क्वायर से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हमें क्षेत्रफल दिया हो तो हमें अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर इस त्रिभुज की बात करें AFE की तो इसका क्षेत्रफल 1 दिया है, तो अगर हम इसके अल्टीट्यूड की बात करें, अगर AG की बात करें तो √1 हो जाएगा, यानी कि 1 ही होगा AG। और अगर हम इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज में ABC में अगर देखें तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 2 है। यानी कि अगर क्षेत्रफल 2 है तो इसका अगर कॉरस्पॉन्डिंग ये देखें लेंथ, ये अल्टीट्यूड देखें तो क्या होगा, √2 होगा, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो हमें यहाँ पे AG भी पता चल गया 1 और AD भी पता चल गया √2। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि GD अनुपात AG पूछा गया है, यानी कि हमसे GD पूछा गया। तो अगर हम AD में से AG को घटा दे तो GD मिल जाएगा, यानी कि AD कितना है, √2। और इसमें से हमें घटाना है क्या, AG को, तो AG क्या है, 1, तो यहाँ पे होगा। और फिर AG यहाँ पे 1, यानी कि मेरा आंसर √2 - 1:1 रेशियो में आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर B होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, A, B और C की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 है, यानी A, B और C 2:5:3 दिया हुआ है। फिर बोला कि एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि एक साथ काम करने पे वो 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो B और C दोनों मिलकर उस काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम जानते हैं कि वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, यानी कि टाइम यहाँ पे हमें कितना दिया, 27 दिन। और अगर इफिशियंसी फिर यहाँ पे बोला है कि तीनों अगर एक साथ काम करे तो 27 दिन में, यानी कि तीनों की इफिशियंसी से हमें गुना करना है, तो यानी कि कितना हो गया, 10, 5 दिन 10, यानी कि हमें टोटल वर्क यहाँ पे कितना हो गया, 270। फिर बोला कि B और C दोनों मिलकर उस काम का 4/9 भाग को, यानी कि इस वर्क का 4/9, तो 9 तिहाई, यानी कि 120 वर्क को हमें कराना किससे है, B और C से। और B और C का एफिशिएंसी कितना है, 5 3 8, यानी कि इसे दिन कितना लग जाएंगे, 15 दिन, सिंपल सा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर B आंसर यहाँ पे होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि 13,824 सेंटीमीटर आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे जो दिया हुआ है 13,824, इसका इसमें कोई यूज नहीं है। और हमसे क्योंकि पूछा गया है, यहाँ पे अनुपात पूछा गया है, और वो भी 3 छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से और एक बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो हम जानते हैं कि घन का यानी क्यूब का
वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है 4a², और वहीं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। यानी कि अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है, भुजा पे, साइड पे, और उसी तरीके से सरफेस एरिया साइड के क्यूब पे। वॉल्यूम क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, भुजा के क्यूब पे, और सरफेस एरिया किस चीज़ पे, भुजा के स्क्वायर पे, क्योंकि 4 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, उसी तरीके से यहाँ 6 कांस्टेंट है, यानी टोटल सरफेस एरिया भी भुजा के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो हमसे यहाँ पे कहा गया है कि इस बड़े, एक बड़ा सा घन है, उसको 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा गया है। यानी कि अगर हम छोटे घन का, प्रत्येक छोटे घन का अगर आयतन 1 ही माने, तो ऐसे करके 8 घन बनेंगे, तो उस 8 घन का पूरा आयतन 8 होगा, और वो 8 घन एक बड़े वाले घन से बना होगा। यानी कि पहले बड़े वाले घन का अगर आयतन 8 रहा होगा, तभी तो एक एक मिलके 8 छोटा घन बना। यानी कि बड़ा घन, बड़ा और ये छोटा, बड़ा घन का अगर आयतन 8 रहा होगा, तो 8 घन छोटा छोटा जो बना एक एक के हिसाब से रहा होगा, तब तो 8 होगा। यानी कि अगर ये आयतन है, यहाँ पे ये वॉल्यूम है, तो अगर हम साइड का अगर रेशियो निकालें तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि ये 2 और ये 1 हो जाएगा। और फिर हमसे लेकिन बोला गया है कि मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में हमसे बोला गया है, यानी कि सरफेस एरिया के बारे में बोला गया है। तो सरफेस एरिया अभी क्या होता है कि भुजा के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि साइड के स्क्वायर अगर देखें तो ये 4 और इसका 1। और फिर लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि छोटा वाला 3 घन लेना है, तो इससे हमें 3 देना पड़ेगा ना, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 4:3 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल में ये बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B और C के द्विभाजक, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का द्विभाजक, ये एंगल बाइसेक्टर O पे मिलते हैं। यदि BOC बराबर 122 डिग्री, यानी कि BOC ये अगर 122 डिग्री दे दिया गया, तो हमें कोण A का माप पूछा गया है, ये माप पूछा गया। तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज के 2 एंगल बाइसेक्टर अगर किसी बिंदु पे मिलते हैं, O पे यहाँ पे मिलते हैं, तो ये कोण BOC बराबर होता है 90 प्लस उसके अपोजिट एंगल के आधा, कोण A का हाफ का। यानी कि अगर हम इसमें रखें तो 122 डिग्री बराबर 90 प्लस A/2, यानी कि A बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 32, यानी 64 डिग्री मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 12 संख्याओं का औसत 42 है। 12 संख्याओं का औसत क्या है 42। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, यानी कि 12 संख्या है उसका औसत 42 दिया है, अंतिम 5 का दे दिया गया है कितना 40, अंतिम 5 संख्याओं का 40 दिया गया है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 44, और पहली 4 संख्याओं का औसत कितना 44 दिया गया है। फिर बोला छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। अच्छा, यानी कि 5वीं संख्या, फिफ्थ, छठी संख्या और 7वीं संख्या, तब तो 12 होगा, 5 4 9 3 12, क्योंकि 12 संख्या है। फिर बोला कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम, यानी कि अगर 5वीं संख्या x, छठी संख्या अगर x है, क्या बोला कि छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, यानी छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है, और 7वीं संख्या से, ठीक है, 7वीं संख्या से 5 कम है, यानी छठी संख्या के बारे में बोला गया है। तो छठी संख्या से ही कंपेयर किया गया है 5वीं और 7वीं को, इसीलिए हमने छठी संख्या को x माना, और इस तरीके से x जब इसको माने तो 5वीं संख्या छठी संख्या से
कितना है, 5 ज़्यादा होगा क्योंकि बोला गया 6 ज़्यादा होगा क्योंकि बोला गया है कि पांचवी संख्या से 6 कम है छठी संख्या, और सातवीं संख्या से 5 कम है, यानी कि सातवीं संख्या से 5 कम है छठी संख्या, यानी इससे ये ज़्यादा होगा 5, इसीलिए यहाँ पे ऐसे हमने सजा दिया। फिर बोला तो पांचवी और सातवीं संख्याओं का औसत क्या है, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, पांचवी और सातवीं, यानी कि x + 6 + x + 5/2, यानी कि हमें 2x + 11/2, यानी कि x + 5.5 ये हमें ज्ञात करना है। यानी अल्टीमेटली अगर x का मान हमें पता चल जाए तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अब इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं, एक तो यह है कि इसको आप गुणा कीजिए और फिर इसको गुणा कीजिए, यानी ये 12 अंकों का ये पूरा सम आएगा और फिर ये 9 अंकों का सम आएगा। अगर पूरे में से अगर ये 9 अंकों का सम अगर घटा देते हैं तो 3 अंकों का सम आएगा जो कि इसके सम के बराबर होगा, वो तो बहुत बड़ा पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं क्या कि अगर 12 संख्याओं का औसत 42 है तो हम सारे संख्याओं के औसत को 42 समझ के अब कंपेयर करते हैं कि कितना कम है या ज़्यादा है। तो 5 संख्याओं का औसत यहाँ 40 दिया, यानी कि जो 42 है उससे ये 2 कम है, यानी 2 कम है कितना संख्या, 5, यानी ओवरऑल हमें कमी कितना हुआ, 10 का। फिर अगले 4 संख्याओं का 44, यानी कि 2 ज़्यादा है, यानी कि 2 ज़्यादा है कितने पे, 4 पे, तो यानी कि ओवरऑल हमें कितना मिला, 8 मिला। लेकिन इस दोनों संख्याओं के सम में हमें ओवरऑल यहाँ पे -2 की कमी हो गई, यानी अगर हमें इस 9 संख्याओं में के सम में 2 की कमी हो गई तो इस बचे हुए 3 संख्याओं द्वारा इस 2 को लिया गया होगा, तभी तो मतलब कि ये औसत बराबर होगा। ठीक, तो अगर हम इन तीनों संख्याओं को अगर हम ऐड करके देखें तो यहाँ पे x + 6 + x + x + 5 बराबर क्या होगा, इसका तो 42 तो पहले होगा ही, 42 × 3, इसको 42 × 3 तो होगा ही, लेकिन इसका 2 भी ये लेके आएगा। ठीक, तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3x + 11 बराबर 126 2 128, यानी कि 3x बराबर कितना हो गया, 117। x का मान यहाँ से 39, x का मान 39 आ गया, x का मान 39 आ गया, तो हमें सिर्फ x का ही मान चाहिए था। अब यहाँ पे हम x का मान 39 रख देंगे तो 5.5 यानी कि 44.5 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, यदि x⁴ प्लस x⁻⁻4 = 194 और x इज ग्रेटर देन 0, तो हमसे पूछा गया है x - 2 का होल स्क्वायर पूछा गया है। यानी अगर हम इसको खोल दें x² + 4 - 4x, हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। तो अब हम जानते हैं कि इससे हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ 1/x⁴ बराबर 194। अब हम अगर x⁴ 1/x⁴ में दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, दोनों तरफ 2 ऐड इसलिए किए हैं कि ये एक स्क्वायर बनेगा, यानी अब ये स्क्वायर क्या चीज़ का बनेगा, x² + 1/x² का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 196, और अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये रूट यहाँ पे आएगा, और ये रूट जानते हैं कि 196 किसका होता है, स्क्वायर 14 का, यानी कि हमारे पास x² + 1/x² का मान कितना आ गया, 14। एक बार फिर से हम दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं, +2 बराबर 14 + 2, तो फिर ये x + 1/x का होल स्क्वायर बनेगा बराबर यहाँ पे 16, और फिर ये जब ये स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो ये 4 होगा, यानी कि हमारे पास आ गया x + 1/x बराबर 4। और फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² + 1 बराबर में 4x, यानी x² - 4x बराबर हमारे पास -1 आ गया। अब x² - 4x, यानी कि x² - 4x + 4, अब x² - 4x का मान यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे हम -1 रखेंगे +4, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नेक्स्ट,
ठीक, आपके स्क्रीन पे यदि 9 अंकों की संख्या 9 8 5 x 3 6 7 8 y ये देखिए 72 से विभाज्य है तो 4x माइनस 3y 4x माइनस 3y का हमें मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे 72 से विभाजित होने के लिए बोला गया, ये संख्या 72 से विभाज्य है। तो 72 से जो भी संख्या अगर विभाज्य होगी वो संख्या डेफिनेटली 9 गुना 8 यानी 9 से भी विभाज्य होगी और वो 8 से भी विभाज्य अवश्य होगी। तो अब हम चेक करते हैं कि ये संख्या 8 से विभाज्य होगी तो y का मान x का मान क्या रखना पड़ेगा, और 9 से विभाज्य होगी तो x और y का मान क्या रखना पड़ेगा। और वहीं x और y का मान अगर हमारे पास आ जाएगा तो यहाँ पे पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो चेक करते हैं पहले 8 से डिविजिबिलिटी क्या है रूल कि 8 से कोई भी संख्या तभी डिवाइड होती है जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं। यानी कि 7 8 y अगर 8 से डिवाइड है तो अगर 8 से डिवाइड है तो ये सारे अंकों की संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 8 9 72 होता है, फिर बचा यहाँ पे 6 और फिर यहाँ पे y 8 9 72 और 6 और ये y। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे y का मान क्या रखूं ताकि ये 6 के साथ में यहाँ पे क्या रखूं y का मान कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। अब हम 8 के पहाड़े अगर पढ़ते हैं तो 8 × 64 यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली 4 रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया है कि y का न्यूनतम मान रखना है या फिर अधिकतम मान रखना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ पे 4 आसानी से रख सकते हैं। यानी कि y का मान अगर हम 4 रख दें यहाँ पे तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और उसी तरीके से यहाँ पे y का मान जब 4 आ गया तो अब हम x का मान फिर ढूंढेंगे। तो x का मान के लिए अब हम क्या करेंगे, ये संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या है कि 9 से कोई संख्या तभी डिवाइड होती है जब उसके सारे अंक 9 से डिवाइड होते हैं। और 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होता है, उसके अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं तो ये 9 कैंसिल, 5 और 4 कैंसिल, 6 और 3 9 कैंसिल। अब बच गया कितना, 8 और 7 15 8 23 बच गया। यानी x का मान अब हम क्या रखें कि 23 में अब हम क्या जोड़े कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 त्रिका 27 यानी अगर हम x का मान 4 रख दें तो ये 27 बन जाएगा और x का मान 4 रखने पे ये 9 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास x का मान भी 4 और y का मान भी 4 आ गया। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो 4 गुना 4 माइनस 4 गुना 3 यानी